नेशनलिज्म मूवमेंट इंडो चाइना। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि वियतनाम ने भारत से पहले वर्ष 1945 में औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए वहाँ के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा। जबकि आपको भारत में बताएं कि भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे संविधान लागू हो गया। तो कह रहा है इंडो चाइना पर केंद्रित इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण देश वियतनाम के विषय में जानेंगे। और इंडो चाइना यानी वियतनाम राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था और इस राष्ट्र का स्वरूप वर्चस्व के विरुद्ध हुए संघर्षों से निर्धारित होता है। सबसे पहले पहले टॉपिक को पढ़ते हैं कि फ्रेंच इंडो चाइना का गठन। तो इंडो चाइना क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। इंडो चाइना क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। कंबोडिया बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है, वहाँ प्रकृति ने अपना बहुत प्रेम दिया है, और जैसे हमारे वहाँ इतना खुशनुमा है, उसी प्रकार से वहाँ भी जो है इतना ही खूबसूरत और खुशनुमा माहौल है प्रकृति के हिसाब से। ठीक है, तो चीनी साम्राज्य के वर्चस्व में इन क्षेत्रों में बहुत से समाज के लोग रहते थे। 1860 ईस्वी में चीन को हराने के बाद फ्रांस ने जो है वियतनाम और कंबोडिया पर कब्जा कर लिया। तो वियतनाम को समुद्री सिल्क मार्ग, ठीक है, नामक मार्ग से जोड़ा गया और व्यापार के अन्य नेटवर्कों ने उसे उन जिलों से जोड़ा, जिलों से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जहां गैर वियतनामी लोग, ठीक है, जैसे खमेर और कंबोडियाई समुदाय रहते थे। फ्रांस ने फिर 1883 से 85 ईस्वी में फ्रांस चीनी युद्ध में चीन को हराया तथा टोकिन और अनाम पर कब्जा कर लिया। फ्रेंच इंडो चाइना का गठन 1887 ईस्वी में किया गया। बाद में फ्रांस ने थाईलैंड और लाओस पर कब्जा कर लिया तथा एशिया में एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की। आपको बता दें कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, ठीक है, और जैसे भारत औपनिवेशिक शासन था अंग्रेजों का, है ना, तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में लिया और वहाँ से उनका शोषण किया। तो भारत का भी शोषण हुआ, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक उन लोगों ने शोषण किया। तो इसमें जो है, अब जब हम इंडो चाइना के बारे में बात करते हैं, वियतनाम के बारे में बात करते हैं, तो जो ये फ्रांस है, ठीक है, वो चीन को हरा करके और टोकिन और अनाम पर कब्जा किया, और ये वियतनाम में जो है बाद में जो है थाईलैंड और लाओस पर भी कब्जा कर लिया, और एशिया में जो है एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना उसने की, फ्रांस ने। फिर एक अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, औपनिवेशिक प्रभुत्व और इसके विकास कार्य। देखिए, अब फ्रांसीसी सेना ने वियतनाम में 1858 ईस्वी में प्रवेश किया और 1880 के मध्य तक उसने उत्तरी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम की सैन्य और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि अपनी संस्कृति को फिर से आकार देने की कोशिश की। वियतनाम में राष्ट्रीयता धीरे धीरे फ्रांसीसी वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई के माध्यम से विकसित हुई। देखिए, सबसे पहले जब तक हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं रहेगी, जब तक राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं रहेगा, हम अपने देश के लिए जो है कभी भी जो है लड़ नहीं पाएंगे। कभी भी अपने देश, हमारा देश कुछ भी करे, हमारे देश में कुछ भी हो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं रहेगी, एकजुट होके जब तक नहीं रहेंगे।
तो वही वियतनाम में भी धीरे धीरे जो है राष्ट्रीयता फ्रांसीसी वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई के माध्यम से विकसित हुई। जैसे कि अन्य पश्चिमी देशों की तरह फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने भी यह भी सोचा था, ठीक है, कि वियतनाम के पिछड़े लोगों को सभ्य बनाने का उनका यह कर्तव्य था। ठीक है, उपनिवेशों का विकास। अब प्रसिद्ध लेखक और नीति निर्माता पाल बर्नार्ड ने सुझाव दिया था कि वियतनाम की अर्थव्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, क्योंकि फ्रांस जैसी औपनिवेशिक शक्तियाँ इसके उपनिवेशों से लाभ चाहती थीं। यह उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था यदि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था विकसित हुई तो लोगों का जीवन का विकास होगा। जैसे हर देश के नागरिक, दार्शनिक, विचारक ये चाहते हैं, शिक्षाविद चाहते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या हों, समृद्ध हों, खुशहाल हों, उनके जीवन में जो है सुख और शांति हो। तो ये कब होगा? ये कब होगा? जब हमारे जीवन स्तर में सुधार आएगा। ठीक है, तो ये आर्थिक सुधार के लिए कुछ बाधाएं थीं जिसका उन्होंने सुझाव दिया। अब हमारे यहाँ बात कर लें, आर्थिक सुधार करने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। जैसे जनसंख्या स्तर जो है, अब जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो सुविधाएं जाहिर सी बात है कम होती जाएंगी। जैसे पहले अगर घर में 4 लोग खाने वाले हैं, 8 रोटी बनता था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो 2-2 रोटी सब लोग खा के अपना पेट भर लेते थे। अब उसी घर में जो है 8 लोग खाने वाले हो और 8 ही रोटी बने, तो 1-1 रोटी पे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? तो इस प्रकार से सुविधाएं घटेंगी। या तो हम सुविधाओं को बढ़ाना शुरू कर दें, जैसे 8 रोटी है बनाने की कैपेसिटी, तो 8 ही रोटी बनाएंगे, या तो उस कैपेसिटी को बढ़ा के 16 रोटी तक पहुंचाया जाए, तब ना 8 लोगों का खर्च चल पाएगा। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि अब जैसे जनसंख्या का स्तर है, कम कृषि उत्पादकता है। कृषि उत्पादकता अभी तो हमारे यहाँ फिलहाल सही है, लेकिन देखिए इस बार जो है धान के फसल में कितना रोग लग गया है। अब धान का उत्पादन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उससे आने वाले समय में दिक्कत होगी। तो किसानों के बीच व्यापक ऋण आदि को कम किया जाना चाहिए। अब किसान है, कर्ज ले लेते हैं तो उनका माफ़ नहीं होता है, जल्दी उनका माफ़ नहीं होता है, लेकिन अन्य क्षेत्र से कोई कर्ज लेता है तो उसको छूट मिल जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है होनी चाहिए कि किसानों को लाभ मिले, कृषि स्तर में सुधार किया जाए, जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, लोगों में शिक्षा का विकास किया जाए, तब हमारा जो है ये आर्थिक अर्थव्यवस्था है या आर्थिक स्तर जो है वह समृद्ध होगा या वह विकसित होगा। चलिए अब पढ़ते हैं औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। देखिए, एक तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो फ्रांसीसियों ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था को औद्योगिक बनाने के लिए अधिक कार्य किया। वियतनाम में उपलब्ध कच्ची सामग्री जैसे चावल हो गया, रबड़ हो गया, कोयला हो गया को बहुत कम कीमत पर फ्रांस में निर्यात किया गया। ठीक है, जैसा कि हमारे वहाँ से होता था, अंग्रेज जब हमारे वहाँ थे तो क्या करते थे, हमारे वहाँ जो कच्चा माल होता था उसको क्या करते, ट्रेन से जो है पहुँचाते थे कहीं और कम दामों में खरीद करके, और उससे जो है दूसरी चीज़ों को जो चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कपास है, अब कपास से जो है कपड़ा बनाया जा सकता है, तो कच्चा माल कपास हो गया, उसको खरीद लिए, लेके चले गए, उसको जो तैयार किए कपड़े के रूप में, और फिर क्या किए, उसको जो है महंगे दाम पे बेचना शुरू कर दिए। इसी प्रकार से है। तो वियतनाम में चावल की खेती, रबड़ बागान ज़्यादातर फ्रांसीसी अभिजात वर्ग के स्वामित्व में थे। इस क्षेत्र की सेवा के लिए रेल और बंदरगाह की सुविधा स्थापित की गई थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में रबड़ बागानों में वियतनामी मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कराया जाता था। अच्छा देखिए, अभी जब हमारे वहाँ जो था, या चलिए वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम में जब तक ये लोग अपना उपनिवेश नहीं स्थापित किए थे तब तक क्या है, मजदूर काम करते थे, खाते थे, वहाँ के जो स्वामी भूमि स्वामी होते थे वह उसका लाभ लेते थे। लेकिन जब इन लोगों ने ले लिया तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अपने लेते थे और मजदूरों से जो है जानवरों की तरह काम कराते थे। चाहे वो हमारे वहाँ की औपनिवेशिक शासन की बात की जाए या वहाँ के वियतनाम के औपनिवेशिक शासन की बात की जाए या किसी भी देश की बात की जाए, वो लोग मजदूरों से जानवरों की तरह काम कराते थे। तो औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा के बारे में बात करेंगे हम। तो फ्रांसीसियों का मानना था
कि वे वियतनाम में आधुनिक सभ्यता का विस्तार कर रहे थे। वियतनाम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करते समय जो फ्रांसीसी अधिकारी थे वह स्वयं दुविधा में थे। ठीक है, स्वयं दुविधा में थे। औद्योगिक शक्ति को शिक्षित स्थानीय श्रम बल की जरूरत थी, लेकिन शिक्षित वियतनामी फ्रांसीसी अधिकारियों के बारे में सवाल उठा रहे थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को यह भी चिंता रहने लगी थी कि स्थानीय लोगों में शिक्षा का प्रसार से कहीं उनके व्यवसाय और नौकरी न छिन जाए। जैसे मान लीजिए, देखिए, सबसे बड़ा हथियार जो है किसी देश के लिए, किसी समाज के लिए, वह है शिक्षा। आप पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तभी अपने अधिकारों को जान पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आप स्वतंत्रता का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कहीं आपका शोषण नहीं हो रहा है, कहीं आपका जो है आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण तो नहीं हो रहा है। ये शिक्षित रहेंगे तभी तो जानेंगे। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षित नहीं रहेंगे, यही डर उनके अंदर था, फ्रांसीसियों के अंदर। एक तो सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी। ठीक है, तो फ्रांसीसी डर रहे थे कि कहीं ये जो है पढ़ लिख लेंगे सब तो कहीं हमारी नौकरी न चली जाए। ठीक है, और बहुत सारा डर था कि कहीं बगावत न करने लगे। जैसे हमारा जब देश गुलाम था, भारत, ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले आवाज़ किसने उठाया? पढ़े लिखे लोगों ने उठाया। जो पढ़े लिखे लोगों थे उन लोगों को मालूम है कि भाई हम तो क्या हैं, गुलाम हैं। उसके पहले कोई नहीं जानता था। जब पढ़े लिखे लोग देश विदेश की यात्रा किए, वहाँ की रहन सहन को देखे, वहाँ के लोगों के स्वभाव को देखा, कार्य करने के तरीके को देखा और अपने देश से मिलाया, तब उन लोगों को एहसास हुआ कि ये तो हम पे अपना अधिकार ज़बरदस्ती जमा रहे हैं, हम अपने ही देश में आज़ाद नहीं हैं। तब उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया और भारत को जो है आज़ाद कराया लड़के। अब भारत की आज़ादी किसी एक की वजह से नहीं मिली है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम हम सुनते हैं, उन लोगों ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, जैसे आप लोगों का क्लास चलता है तो क्लास कोई एक टीचर नहीं चलाते हैं, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति का जो है नाम होता है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास टीचर कौन है तो उनका नाम होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप बदमाशी करते हैं तो कहते हैं कि अरे भाई कौन से क्लास के लड़के हैं, तो भाई क्लास 10th वाले हैं। ठीक है, अब क्लास 10th के क्लास टीचर कौन है भाई, उनसे शिकायत करिए तो कि उनके क्लास के बच्चे जो बड़ी बदमाशी कर रहे हैं, तो किसी का नाम हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार से हर चीज़ में ये चलता रहता है ऐसा। तो अब ये एक आधुनिक भाषा के रूप में फ्रांसीसी का उपयोग जो है वियतनाम में भी करने का इन लोगों ने सोच लिया और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसियों ने इस चीनी प्रभाव का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो लोग चीनी चीनी जो है इस संस्कृति से, चीनी संस्कृति से वियतनाम के लोग जो है चीनी संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित थे। ठीक है, तो अब इसलिए उन्होंने पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली को व्यवस्थित रूप से हटा दिया और वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल स्थापित किए। ठीक है, जैसे हमारे देश में है, हम लोग की जो है जो पारंपरिक शैक्षिक प्रणाली थी वह गुरुकुल में होती थी हम लोग की शिक्षा। ठीक है, धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालय खुले। ठीक है, विद्यालय में चलती थी, मंदिरों में क्लास चलता था, है ना, मस्जिदों में क्लास चलता था। लेकिन धीरे धीरे इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया, स्कूल खोल दिया गया, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया। ये सारी बातें हैं कि नहीं है, तो वही सब ये घर है। तो यहाँ पे जो है वियतनाम के अभिजात वर्गों द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीनी भाषा को बदलना पड़ा। किस भाषा को स्वीकार किया जाना चाहिए, इसके बारे में दो अलग राय थी, फ्रांसीसी और वियतनामी। अब देखिए, फ्रांसीसी के समर्थक कुछ नीति निर्माताओं ने, ठीक है, शिक्षा के माध्यम के रूप में फ्रांसीसी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सोचा कि इस भाषा को सीखने से वियतनामी फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो जाएंगे। जैसे हमारे वहाँ जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका पता कैसे चलेगा, जब हमारे वहाँ की संस्कृति सभ्यता, हमारे वहाँ की भाषा को सीखेंगे तभी ना। जैसे मान लीजिए आप इंग्लैंड में रहते हैं,
और आपको हिंदी नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है, भोजपुरी नहीं आती है, तो आप हमारे वहाँ की बात को क्या जानेंगे, हमारे वहाँ की संस्कृति को क्या समझेंगे। लेकिन जब आप इंग्लैंड से आ करके भारत में यहाँ की भाषा को सीखेंगे तब ना यहाँ के कल्चर को जान पाएंगे, यहाँ की संस्कृति क्या है। तो ये वियतनामी के समर्थकों में अन्य विचारकों के समूह थे जो फ्रेंच के निर्देशन का एकमात्र माध्यम था। उन्होंने सुझाव दिया कि छोटी कक्षाओं में वियतनामी और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, जो एक उचित माध्यम होगा। ठीक है, अब इस तरह से तो गड़बड़ हो जाएगा कि भाई छोटी कक्षा में जो है वियतनामी भाषा में पढ़ें और जैसे बड़े हो जाएं फ्रांसीसी भाषा में पढ़ना शुरू कर दें, तो ये गलत हो जाएगा ना। बच्चे फेल नहीं हो जाएंगे कहाँ, अब अचानक भाषा बदल जाएगी तो कैसे आप सीख पाएंगे। जैसे 1 से 5 तक पूरा हिंदी में पढ़िए आप, या 8 तक, और डायरेक्ट 9th 10th का आपको इंग्लिश में पकड़ा दिया जाए तो कैसा लगेगा, तुम बताइए तो। हाँ, हो पाएगा? तो उसी तरह से अभी था ना कि अब 1 से छोटी कक्षाओं में जो है वियतनामी में पढ़ाया जाएगा और जब बड़े हो जाएंगे तो फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाया जाएगा, तो इस तरह से दिक्कत हो जाएगा। तो असफल छात्रों की फ्रांसीसी शिक्षा नीति केवल वियतनामी अभिजात वर्ग ही स्कूल में नामांकन करा सकता था। जो अन्य वर्ग स्कूल में नामांकन करा लेते थे उनमें से कुछ ही ऐसे होते थे जो अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाते थे। अधिकतर विद्यार्थियों को तो परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। यह नीति इसलिए अपनाई गई थी कि वे उच्च पदों की नौकरियों के लिए योग्य न हो सकें। स्कूल की पुस्तकों में फ्रांसीसियों और उनके शासन का गुणगान किया गया था, लेकिन वियतनामियों की आदिम और पिछड़े वर्ग के रूप में आलोचना की गई थी। ठीक है, अब जब पुस्तक पढ़ाया जाता था उसमें भी क्या है, फ्रांसीसियों का गुणगान होता था और वियतनामियों का आलोचना किया जाता था। उसके बाद फ्रांसीसी नीति के खिलाफ जो है छात्र, जाहिर सी बात है जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ऐसी परिस्थितियां जो हैं आ जाएंगी तो लोग जो है आंदोलन करना शुरू कर देंगे, जैसा कि हर जगह होता है। स्वच्छता, रोग और रोज़मर्रा का प्रतिरोध। तो आधुनिक वियतनाम बनाने के लिए फ्रांसीसी प्राधिकरण ने आधुनिक वास्तुकला के साथ हनोई का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया और वर्ष 1903 में हनोई में ब्यूबॉनिक प्लेग एक रोग है, ब्यूबॉनिक प्लेग एक रोग है, उसे प्लेग नहीं प्लेग कहते हैं, ब्यूबॉनिक प्लेग नामक महामारी फैल गई। ठीक है, और यह बीमारी किससे फैलता है? चूहों से। हाँ, चूहों से फैलता है ब्यूबॉनिक प्लेग। आप देखेंगे तो टीवी पे बहुत बार ऐड आता है मार्टिन रैटकिल का, है ना, उसमें ही बताता है ब्यूबॉनिक प्लेग जैसी बीमारी जो है चूहों से फैलती है। तो हनोई का फ्रांसीसी जनसंख्या वाला भाग अत्यधिक खूबसूरत और साफ सुथरा था। शहर में स्थापित सीवर आधुनिकता के प्रतीक थे। वहाँ की चौड़ी सड़कें, निकासी व्यवस्था उत्तम थी। ठीक है, शहर के अन्य भाग में कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। पुराने शहर का अपशिष्ट और गंदा पानी नदियों में बहा दिया जाता था। वर्षा होने या बाढ़ आने के समय सारी गंदगी सड़कों पर आ जाती थी। शहर के आधुनिक हिस्सों में बड़ी सीवर प्रणाली चूहों के लिए आदर्श साबित हुई, जो उनके लिए सुरक्षित प्रजनन स्थान बन गया, और वही चूहे जो है ब्यूबॉनिक प्लेग जैसी बीमारियां फैलाना शुरू कर दी। फिर चूहों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई गई 1902 में। चूहों को पकड़ने के लिए वियतनामियों को वेतन पर रखा गया। भाई चूहा पकड़ेंगे आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, 30 मई को लगभग 20,000 चूहों को पकड़ा गया। इसके पश्चात भी चूहे कम नहीं हो रहे थे, सोचिए। हाँ, फ्रांसीसियों ने इस कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ब्यूबॉनिक प्लेग महामारी खत्म नहीं हो रही थी, और वर्ष 1903 में ही नहीं बल्कि यह बीमारी अगले कुछ वर्षों में सभी क्षेत्रों में फैल गई। चूहों के आतंक की यह कहानी फ्रांसीसी शक्ति की सीमा और सभ्यता के प्रसार के लिए उनके मिशन में निहित आंतरिक विरोधियों को उजागर करती है। ठीक है, सोचिए, चूहों का आतंक था। तो धर्म और उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। ठीक है, देखिए, अब वियतनाम में सबसे प्राचीन धर्म महायान था। आपको बता दें कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो उस समय जो है
दो शाखाएं हो गई थी, एक महायान एक हीनयान। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, एक महायान एक हीनयान। आप पढ़ते तो है नहीं, कम से कम यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखिए, उसमें ही पढ़ा के आपको दिए हैं कि भाई बौद्ध धर्म के बारे में, इतिहास के बारे में, इंग्लिश के बारे में, हर चीज़ है, आप पढ़िए तो। हाँ भाई, उसी चैनल पे, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हैं। अब नहीं पढ़ेंगे तो आपकी दिक्कत। देखिए, कन्फ्यूशियस नामक एक चीनी विचारक थे जो अच्छे आचरण, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक सम्मतता, माता पिता का आदर करना और बड़ों की आज्ञा मानना जैसे उपदेश देते थे। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इस उपदेश को रख लीजिए कि आप अपना आचरण अच्छा कर लीजिए, व्यवहारिक ज्ञान रखिए, सामाजिक सम्बद्धता को समझिए, माता पिता का आदर करिए, बड़ों की आज्ञा को मानिए, तब अच्छे इंसान कहलाएंगे। ठीक है, ये कन्फ्यूशियस, जो भी अच्छे विचारक हैं, दार्शनिक हैं, अच्छे लोग हैं, वो लोग ये ज़रूर कहते हैं कि भाई आप बड़ों का कहना मानिए, अच्छा आचरण करिए। अब देखिए, विद्वानों ने जो है विद्रोह कर दिया। उनका एक विद्रोह, जैसे स्कॉलर्स रिवोल्ट उसे कहते हैं, तो फ्रांसीसी मिशनधारियों द्वारा लागू किया गया ईसाई धर्म वियतनामियों के धार्मिक सिद्धांतों के प्रति असहिष्णु था और उन्होंने इसे परिवर्तित करने की कोशिश की। ठीक है, 18वीं शताब्दी से कैथोलिकवाद के विरुद्ध कई धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए। ऐसा ही एक आंदोलन विद्वानों का विद्रोह 1868 ईस्वी में किया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व कैथोलिकवाद के प्रचार प्रसार और फ्रांसीसी ताकतों से अप्रसन्न शाही दरबार के अधिकारियों द्वारा किया गया था। उन्होंने न्युगुअन कहते हैं या नगुअन, ठीक है, और हातियन में सामान्य विद्रोह का नेतृत्व किया, जहां हजारों की संख्या से भी ज़्यादा कैथोलिक मारे गए। लेकिन फ्रांसीसियों ने आंदोलन को कुचल दिया और इस विद्रोह ने अन्य देशभक्तों को उनके विरुद्ध प्रेरित करने का कार्य किया। कह सकते हैं कि आग में घी डालने वाला काम हो गया, है ना। तो होवा हाओ आंदोलन, चीनी नाम है ना, चीनी फ्रांसीसी, जब इसी के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको। होवा हाओ एक धार्मिक समधर्मी परंपरा है जो बौद्ध धर्म और स्थानीय विश्वासों से जुड़ी हुई है। वर्ष 1939 में हुइन फू सो द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह मेकांग डेल्टा के उपजाऊ क्षेत्र में फैली हुई है। होवा हाओ परंपरा के अनुसार धार्मिक और सामाजिक समारोह साधारण और सौम्य होने चाहिए तथा इसमें उपहारों को शामिल करना मना था। भव्य शादियों या अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों को धन या अपव्यय। वियतनाम का नया गणराज्य फ्रांसीसी अपनी औपनिवेशिक प्रजा को स्वतंत्रता प्रदान करने के अनिच्छुक थे। अतः वर्ष 1946 में युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, सर्वोच्च फ्रांसीसी कमांडर जनरल हेनरी नवारे ने वर्ष 1953 में घोषणा की कि वे विजयी होंगे, लेकिन लड़ाई के 8 वर्ष बाद दिएन बिएन फू में फ्रांसीसी हार गए। फ्रांस की पराजय के बाद वियतनाम का विभाजन हो गया। ठीक है, जिनेवा में शांति वार्ता में फ्रांसीसी हार के बाद वियतनामी देश के विभाजन को मानने के लिए राजी हो गया। अच्छा देखिए, जहाँ पर भी ऐसा हुआ ना, देश का बंटवारा जरूर हो गया। जैसे 1947 में देखिए, भारत की स्वतंत्रता जो है 3 जून सन 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत प्राप्त हुई थी। और भारत जब आज़ाद हुआ ना, तो इसको भी 2 भागों में बांट दिए सर, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान 2 बना था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, वो बांग्लादेश जो है ना पहले पाकिस्तान था। तो अब आपको मालूम होगा कि 1965 और 1971 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। तो 1971 में जो है भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया और नया एक देश बना दिया गया। वहाँ की जनसंख्या या वहाँ के जो नेता रहे उनकी सहमति से बनाया गया होगा। तो 1971 में जो है ये पूर्वी पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ढाका ना। चलिए,
आप लोग जो है ऐसे पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसके बाद जो है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का विभाजन हो गया। देखिए वियतनाम भी दो भागों में हो गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों ने उत्तरी वियतनाम में सत्ता ले ली, जबकि दक्षिण में बाओ डाई की सत्ता बनी रही। ठीक है, वियतनाम का युद्ध क्षेत्र बनना। विभाजन के बाद वियतनाम अपनी जनता के विनाश और मृत्यु तथा पर्यावरण को लेकर युद्ध क्षेत्र में बदल गया। बाओ डाई का राज्य जल्दी ही नगो दिन दिएम द्वारा परास्त हो गया, जिसने दमनकारी और सत्तावादी सरकार का निर्माण किया। जो कोई भी उसका विरोध करता था वह कम्युनिस्ट कहलाता था तथा उसे जेल में डाल दिया जाता था और बाद में मार दिया जाता था। दिएम ने अध्यादेश 10 बनाए रखा। यह एक फ्रांसीसी कानून था। अध्यादेश 10 एक फ्रांसीसी कानून था जिसने ईसाई धर्म को अनुमति दी थी, लेकिन बौद्ध धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है, दिएम के तानाशाही शासन का विरोध नेशनल लिबरेशन फ्रंट द्वारा होता रहा। ठीक है, अमेरिका और वियतनाम में युद्ध भी हुआ था। आपको बता दें कि वियतनाम युद्ध अमेरिकी नीति बनाने वालों के बीच उत्पन्न भय के कारण हुआ था कि हो ची मिन्ह सरकार की विजय से दूरगामी प्रभाव आरंभ हो जाएंगे, अर्थात कम्युनिस्ट सरकार अन्य देशों में भी स्थापित हो जाएगी। अमेरिका द्वारा युद्ध में प्रवेश करने का एक नया चरण प्रारंभ हुआ, जो वियतनामियों के साथ साथ अमेरिकियों के लिए भी बहुत महंगा सिद्ध हुआ। अब जो यह युद्ध हुआ, उत्तरी वियतनाम इसके कम्युनिस्ट सहयोगी दलों द्वारा समर्थित और दक्षिणी वियतनाम की सरकार अमेरिका द्वारा समर्थित। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड आदि के बीच लड़ा गया। उत्तरी वियतनामी सरकार और वियतकांग में औपनिवेशिक युद्ध के रूप में संघर्ष जो है देखा गया था। यह प्रारंभिक रूप में फ्रांस, अमेरिका द्वारा समर्थित और बाद में दक्षिणी वियतनाम के विरुद्ध लड़ा गया, जो अमेरिका का एक कठपुतली राज्य था। ठीक है, वर्ष 1995 की शुरुआत में अमेरिका की सैनिक टुकड़ियों को तैनात किया गया और ऑपरेशन लाओस कंबोडिया से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैल गया, जिसमें भारी बम वर्षा की गई। युद्ध में अमेरिकी भागीदारी सन 1968 में शिखर पर पहुंच गई। अपनी उन्नत तकनीकी और अच्छी चिकित्सीय आपूर्ति होने के बावजूद भी अमेरिकी घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो अमेरिका के साथ संघर्ष का दौर काफ़ी यातनापूर्ण व क्रूर था, क्योंकि उसने व्यापक रूप से रासायनिक हथियारों का, नापाम, एजेंट, ऑरेंज और फास्फोरस बमों का प्रयोग किया। याद रखेंगे इसको। इस युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त असंख्य नागरिक भी मारे गए। ठीक है, ये वास्तव में बहुत क्रूरता की बात है कि युद्ध किन्हीं कारणों से होता है और निर्दोष बेचारे मारे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। अमेरिकी मीडिया और फिल्मों ने युद्ध का समर्थन करने और उसकी आलोचना करने दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1973 को अमेरिकी सेना की भागीदारी का अंत हो गया। परिणाम स्वरूप प्रकरण चर्च संशोधन अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पास किया गया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को तब तक निषेध कर दिया गया जब तक राष्ट्रपति अग्रिम रूप से कांग्रेस के अनुमोदन को प्राप्त न करें। अप्रैल 1975 ईस्वी में वियतनाम के लोगों ने साइगान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद जो है युद्ध समाप्त हो गया। वर्ष 1976 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम पुनः एकीकृत हो गए, फिर से मिल गए। ठीक है, अब युद्ध का अंत तो आपको बता दें कि वियतनाम युद्ध को पहला टेलीविज़न युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। युद्ध के दृश्य समाचार के कार्यक्रमों पर प्रतिदिन दिखाए जाते थे। ठीक है ना। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको बता देते हैं। जैसे गणतंत्र क्या होता है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो आम जनता की सहमति से जन प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था, ठीक है, गणतंत्र कहलाती है।
राजशाही के विपरीत ऐसी सरकार लोगों की सत्ता लोकशाही पर आधारित होती है। ठीक है। उसके बाद साम्राज्यवाद क्या होता है? तो किसी एक देश द्वारा दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करना और पराधीन देश के जीवन संबंधी सभी प्रमुख पहलुओं जैसे आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक पर नियंत्रण रखना और शोषण करना जो है साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है। एक आपको बता दें कि रेशम मार्ग, तो वह मार्ग जो सिल्क के व्यापार के लिए प्रयुक्त होता था। श्याम क्या है? तो थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम है। ठीक है। कन्फ्यूशियसवाद, ये देखिए चीन के आध्यात्मिक गुरु कन्फ्यूशियस के विचारों पर आधारित विचारधारा जो है कन्फ्यूशियसवाद कहलाती है। तख्ता पलट किसे कहते हैं? तख्ता पलट, चलिए बता देते हैं इसे। किसी सत्ताधारी शासन व्यवस्था को सत्ता से हटा दिया जाए तो उसे ही तख्ता पलट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। जैसे वियतनाम युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अभी बताया मैंने, टेलीविज़न युद्ध। ठीक है ना। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पूछता है कि जॉन डुपियस कौन था? तो हथियारों का सौदागर था। ऐसा क्वेश्चन जरूर एक आध पूछ देता है एग्जाम में कि जैसे कन्फ्यूशियस कौन थे? तो चीनी विचारक थे। ठीक है। अब कह रहा है वियतनाम में कोलोन संबंधित था, किससे संबंधित था? तो वियतनामी नागरिकों से संबंधित था। इंडो फ्रेंच चाइना की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई। वियतनाम को औपचारिक रूप से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1945 में मिली थी। ठीक है। एक आता है टोंकिन फ्री स्कूलों की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई थी। ठीक है। अब इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो पश्चिमी शैली की शिक्षा देने के लिए जो है इसकी स्थापना हुई। किस शासक ने अध्यादेश 10 बनाया था? इसका सही उत्तर है दिएम। ठीक है। उसके बाद है वर्ष 1903 में हनोई में फैली महामारी का क्या नाम था? तो ब्यूबोनिक प्लेग। अगला है अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने के प्रमुख कारण क्या थे? तो कम्युनिस्टों की बढ़ती शक्ति।